चलिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिवाइज कीजिए 21.3.1 जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को। बताइए न्यूरॉन्स क्यों एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। जी हाँ, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि देयर मेम्ब्रेन्स पोलराइज्ड स्टेट में होता है। मतलब न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन्स एक पोलराइज्ड अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड अवस्था में क्यों रहती है? क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी न्यूरल मेम्ब्रेन? यदि हाँ तो बताइए क्या ये आयन चैनल्स सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस? जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी न्यूरल मेम्ब्रेन। ये आयन चैनल्स सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस। फिर से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, न्यूरल मेम्ब्रेन पर अलग अलग प्रकार के आयन चैनल पाए जाते हैं। ये आयन चैनल अलग अलग आयंस के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जब न्यूरॉन कंडक्ट नहीं करता है एनी इम्पल्स को, दैट इज रेस्टिंग में होता है, तब दी एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमेएबल किसके लिए होता है? जी हाँ, जब कोई न्यूरॉन कंडक्ट नहीं करता है किसी भी इम्पल्स को, दैट इज जब रेस्ट में रहता है, तब दी एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमेएबल होता है टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेएबल होता है टू सोडियम आयंस। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, जब न्यूरॉन इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करता है, दैट इज रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस के लिए अधिक परमेएबल और सोडियम आयंस के लिए लगभग इम्परमेएबल होती है। बताइए क्या रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में उपस्थित निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए इम्परमेएबल होती है? जी हाँ, दी मेम्ब्रेन इम्परमेएबल होता है टू निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स present in the exoplasm in resting stage। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में उपस्थित निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए इम्परमेएबल होती है। क्या कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन्स करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन? जी हाँ, कॉन्सिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन्स करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन।
आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, जब न्यूरॉन इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करता है, यानी कि जब रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस के लिए अधिक परमिएबल और सोडियम आयंस के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है। रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में उपस्थित नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होती है। अतः इस अवस्था में एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म पोटेशियम आयन और निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन तथा सोडियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। बताइए, इसके कॉन्ट्रास्ट में द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन क्या कंटेंस करता है? जी हाँ, इसके कॉन्ट्रास्ट में द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेंस करता है अ लो concentration of potassium ion, a high concentration of sodium ion एंड दस फॉर्म करता है अ concentration gradient। जी हाँ, इसके विपरीत में एक्सोन की ऊपर पाए जाने वाले फ्लूइड में पोटेशियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन और सोडियम आयन की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। इस प्रकार की भिन्नता के कारण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है। बताइए, यह आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन किसके द्वारा मेंटेन्ड होता है? जी हाँ, ये आयोनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन्ड होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम आयंस आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले इस आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस पंप द्वारा 3 सोडियम आयन बाहर की ओर तथा 2 पोटेशियम आयन अंदर की ओर एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, जी हाँ, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बताइए, क्या एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस करता है अ पॉजिटिव चार्ज while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized? जी हाँ, एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस करता है अ पॉजिटिव चार्ज, जबकि इसका इनर सरफेस निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, इसलिए ये पोलराइज्ड हो जाता है। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले इस आयोनिक ग्रेडियंट्स को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस पंप द्वारा 3 सोडियम आयंस बाहर की ओर तथा 2 पोटेशियम आयन अंदर की ओर एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, जी हाँ, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये पोलराइज्ड हो जाती है। दी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जी हाँ, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। बताइए रेस्टिंग पोटेंशियल किसको कहते हैं? जी हाँ, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। जी हाँ, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। आप यह जानने की उत्सुक हो सकते हैं कि एक्सॉन पर नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति एवं उसका कंडक्शन किस प्रकार से होता है। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द mechanisms of generation of nerve impulse and its conduction along an axon। जब एक स्टिमुलस को अप्लाइड किया जाता है एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए ले लीजिए जो कि फिगर में दिखाया गया है, यानी कि 21.2 में दिखाया गया है। तो जब एक स्टिमुलस को अप्लाइड किया जाता है एट अ साइट, एग्जांपल के लिए पॉइंट ए, तब ऑन दी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, दी मेम्ब्रेन एट द साइट ए किसके लिए फ्रीली परमिएबल हो जाता है और यह किसको लीड करता है? जी हाँ, जब एक स्टिमुलस को अप्लाइड किया जाता है एट अ साइट, एग्जांपल के लिए पॉइंट ए, ऑन दी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तब मेम्ब्रेन एट द साइट ए फ्रीली परमिएबल हो जाता है टू सोडियम आयंस। यह लीड्स करता है टू अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन followed by the reversal of polarity at that site, that is outer surface of the membrane negatively charged हो जाता है and the inner side positively charged हो जाता है। इस तरह से polarity of the membrane at site A रिवर्स्ड हो जाता है और इसलिए डीपोलराइज्ड हो जाता है। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, जब कोई पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की एक स्थान पर कोई स्टिमुलस दिया जाता है, तब ये साइट की ओर स्थित मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाती है। इसके कारण सोडियम आयन जल्दी जल्दी अंदर आ जाते हैं और इसलिए इस साइट पर पोलैरिटी बदल जाती है, यानी कि मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। साइट ए पर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी का रिवर्स होना डीपोलराइजेशन कहलाता है। अब बताइए द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ई को क्या कहते हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जो कि इनफैक्ट इसको टर्म्ड किया जाता है एज नर्व इम्पल्स। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइट ए के आर पार जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसे वास्तव में नर्व इम्पल्स कहा जाता है। क्या एक्सॉन के कुछ आगे, एग्जाम्पल के लिए साइट बी की मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है, परिणाम स्वरूप ए से बी साइट की ओर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर करंट फ्लो होती है,
जी हाँ, एक्सॉन के कुछ आगे एग्जाम्पल के लिए साइट बी की मेम्ब्रान की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। परिणाम स्वरूप साइट ए से साइट बी की ओर मेम्ब्रान की इनर सरफेस पर करंट फ्लो होती है। एट साइट्स इमीडिएटली अहेड द एक्शन एग्जाम्पल साइट बी मेम्ब्रान हैज पॉजिटिव चार्ज on the outer surface and the negative charge on its inner surface. As a result, a current flows on the inner surface from site A to site B. क्या करंट फ्लो की सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेम्ब्रान की आउटर सरफेस पर साइट बी से साइट ई की ओर करंट फ्लो होती है? और क्या इसलिए साइट पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और साइट बी पर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है? इस तरह से क्या इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल साइट ए से उत्पन्न होकर साइट बी तक आ जाता है? जी हाँ, करंट फ्लो के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेम्ब्रान की आउटर सरफेस पर साइट बी से साइट ए की ओर करंट फ्लो होता है। इसलिए साइट पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और साइट बी पर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है। इस तरह इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल साइट ए से उत्पन्न होकर साइट बी तक आ जाता है। एज अ रिजल्ट a current flows on the inner surface from site A to site B. On the outer surface, current flows from site B to site A to complete the circuit of current flow. Hence, the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at site B. बताइए क्या सीक्वेंस रिपीटेड होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन और क्या कॉन्सिक्वेंटली इम्पल्स कंडक्टेड होता है? जी हाँ, सीक्वेंस रिपीटेड होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन और कॉन्सिक्वेंटली इम्पल्स कंडक्टेड होता है। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, यह सीक्वेंस एक्सॉन की पूरी लेंथ में समानांतर रूप से रिपीट होता है और इससे इम्पल्स का कंडक्शन होता है। The rise in the stimulus induced permeability to sodium ion क्या एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होता है? जी हाँ, the rise in the stimulus induced permeability to sodium ions एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है। मतलब यह कि स्टिमुलस देने के कारण सोडियम आयन की जो परमियाबिलिटी बढ़ती है वह बहुत क्षणिक होती है। इसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन के लिए परमियाबिलिटी बढ़ जाती है। बताइए क्या विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस होता है आउटसाइड द मेम्ब्रान और रेस्टोर्स करता है द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रान को एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर responsive to further stimulation। जी हाँ, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम आयन डिफ्यूज करता है आउटसाइड द मेम्ब्रान और रिस्टोर करता है द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रान को एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर्स बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। मतलब यह
कि कुछ ही क्षणों में पोटेशियम आयन मेम्ब्रान के बाहर क्या डिफ्यूज होते हैं और एक्साइटेशन की साइट पर मेम्ब्रान के रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है तथा फाइबर आगे के स्टिमुलेशन के लिए एक बार फिर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ ही क्षणों में पोटेशियम आयन मेम्ब्रान के बाहर डिफ्यूज होते हैं और एक्साइटेशन की साइट पर मेम्ब्रान की रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है तथा फाइबर आगे के स्टिमुलेशन के लिए एक बार फिर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। चलिए फिगर 21.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन थ्रू एन एक्सॉन का फिगर अपने नोटबुक में बनाइए कम से कम 10 बार। रिवाइज कीजिए 21.3.2 ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस को। बताइए सिनेप्सिस किसको बोलते हैं? जी हाँ, एक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शंस। इसी जंक्शंस को सिनेप्सिस बोलते हैं। नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन जंक्शन के माध्यम से होता है। इस जंक्शन को क्या कहते हैं? जी हाँ, नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन जंक्शन के माध्यम से होता है। इस जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। बताइए सिनेप्स किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है और साथ में यह भी बताइए कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोलते हैं? जी हाँ, सिनेप्स फॉर्म्ड होता है बाई द मेम्ब्रान ऑफ ए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये सिनेप्स में और may not be separated by a gap called synaptic cleft। बताइए क्या एक सिनेप्स का निर्माण प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रान के द्वारा होता है जो एक गैप के द्वारा सेपरेट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जी हाँ, एक सिनेप्स का निर्माण प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रान के द्वारा होता है जो एक गैप के द्वारा सेपरेट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। बताइए सिनेप्सिस कितने टाइप्स के होते हैं? इनका नाम भी बताइए। जी हाँ, सिनेप्सिस टू टाइप्स के होते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड केमिकल सिनेप्सिस। बताइए क्या सिनेप्सिस दो प्रकार के होते हैं जिनका नाम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स होता है? जी हाँ, सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं जिनका नाम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स होता है। बताइए किस सिनेप्स में द मेम्ब्रान ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं?
जी हाँ, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में मेम्ब्रान्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। बताइए क्या इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रान एक दूसरे के समीप होती है? जी हाँ, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रान एक दूसरे की समीप होती है। बताइए किस सिनेप्स से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर? जी हाँ, इलेक्ट्रिकल करंट फॉलो हो सकता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। बताइए क्या ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वेरी सिमिलर होता है टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन? जी हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बहुत ही सिमिलर होता है टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्शन। मतलब यह कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक सिंगल एक्सॉन से इम्पल्स की कंडक्शन के समान होता है। बताइए क्या इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ऑलवेज फास्टर होता है देन डेट अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स? जी हाँ, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ऑलवेज फास्टर होता है देन डेट अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। आंसर फिर से बताइए। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल सिनेप्स से ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज होता है। बताइए कौन सा सिनेप्स रेयर होता है इन आवर सिस्टम? जी हाँ, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस रेयर होता है इन आवर सिस्टम। क्या हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम होते हैं? जी हाँ, हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम होते हैं। बताइए सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोलते हैं? जी हाँ, at a chemical synapse, membranes of the peri and postsynaptic neurons सेपरेटेड होते हैं बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस से। इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। केमिकल सिनेप्स पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रान्स एक फ्लूइड से भरे स्पेस से सेपरेट रहती है। इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, केमिकल सिनेप्स पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रान्स एक फ्लूइड से भरे स्पेस से सेपरेट रहती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। फिगर 21.3 डायग्राम शोइंग एक्सोन टर्मिनल एंड सिनेप्स को
अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए, क्या आप जानते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एक इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट की उस ओर यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक कैसे करता है? डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स एन इम्पल्स दैट इज एक्शन पोटेंशियल across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? उस केमिकल्स को क्या कहते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है इन दी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दीज केमिकल सिनेप्स? जी हाँ, उस केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस एट दीज सिनेप्सिस। मतलब यह कि सिनेप्स द्वारा इम्पल्सिस के ट्रांसमिशन में जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। बताइए, क्या एक्सोन टर्मिनल्स कंटेन करता है वेसाइकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स? जी हाँ, एक्सोन टर्मिनल्स कंटेन्स करता है वेसाइकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब कोई इम्पल्स दैट इज एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है एट द एक्सोन टर्मिनल, तब बताइए यह किसको स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, जब कोई इम्पल्स दैट इज एक्शन पोटेंशियल अराइव्स करता है एट द एक्सोन टर्मिनल, तब यह स्टिमुलेट्स करता है द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसाइकल्स को टुवार्ड्स द मेम्ब्रान, जहाँ पर वे फ्यूज करते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रान, और रिलीज करता है देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बताइए, द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स किससे बाइंड करता है? जी हाँ, रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड्स करता है टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। जी हाँ, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स present on the postsynaptic membrane। जी हाँ, the specific receptors present on the postsynaptic membrane। बताइए, यह बाइंडिंग किसको ओपन्स करता है? जी हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर का बाइंडिंग टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स present on the postsynaptic membrane ओपन्स करता है आयन चैनल्स को अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस, जो कि जेनरेट कर सकता है अ न्यू पोटेंशियल। जी हाँ, अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या द न्यू पोटेंशियल जो कि डेवलप्ड हुआ है वो आइदर एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटेटरी होता है? जी हाँ, न्यू पोटेंशियल जो कि डेवलप्ड हुआ है वो आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटेटरी हो सकता है। चलिए फिर से बताइए, एक्सोन्स के टर्मिनल पर स्थित वेसाइकल्स में क्या भरा रहता है? जी हाँ, एक्सोन्स के टर्मिनल पर स्थित वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा रहता है। फिर से बताइए, जब एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स एक्सोन्स के टर्मिनल तक पहुंचता है तो ये क्या सिनेप्टिक वेसाइकल्स के मूवमेंट को मेम्ब्रान की ओर स्टिमुलेट करते हैं? जी हाँ, जब इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल एक्सोन्स के टर्मिनल तक पहुंचता है तो ये
सिनेप्टिक वेसाइकल्स के मूवमेंट को मेम्ब्रान की ओर स्टिमुलेट करते हैं। बताइए ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स किससे फ्यूज होकर अपने न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देती है? जी हाँ, सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रान से फ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देती है। बताइए न्यूरोट्रांसमीटर क्या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान में पाए जाने वाले स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं? यदि हाँ, तो क्या इस बाइंडिंग से आयन चैनल्स खुल जाते हैं और उसमें आयंस की एंट्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर नया पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है? जी हाँ, ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान में पाए जाने वाले स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। इस बाइंडिंग से आयन चैनल्स खुल जाते हैं और उसमें आयंस की एंट्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर नया पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। बताइए क्या बना हुआ नया पोटेंशियल एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हो सकता है? जी हाँ, बना हुआ नया पोटेंशियल एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटेटरी हो सकता है। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 21.3 डायग्राम शोइंग एक्शन पोटेंशियल एंड सिनेप्स का। बताइए क्या आपको एक्सॉन की लेवलिंग दिख रही है? एक्सॉन टर्मिनल की, सिनेप्टिक वेसाइकल की। बताइए सिनेप्स में कौन कौन इंक्लूड है? जी हाँ, सिनेप्स में इंक्लूड है पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान। जी हाँ, सिनेप्स में इंक्लूड है पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान। जी हाँ, सिनेप्स में इंक्लूड है पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान। जी हाँ, सिनेप्स में इंक्लूड है पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान। पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान की लेवलिंग, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की लेवलिंग, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान की लेवलिंग, रिसेप्टर्स की लेवलिंग, न्यूरोट्रांसमीटर्स की लेवलिंग, फिर से बताइए एक्सॉन की लेवलिंग, एक्सॉन टर्मिनल की लेवलिंग, सिनेप्टिक वेसाइकल्स की, पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान की, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान की, रिसेप्टर्स की, न्यूरोट्रांसमीटर्स की। बताइए सिनेप्स में कौन कौन इंक्लूड है? जी हाँ, पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान सिनेप्स में इंक्लूडेड है। जी हाँ, पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान सिनेप्स में इंक्लूडेड है। जी हाँ, पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान सिनेप्स में इंक्लूडेड है। जी हाँ, पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रान, सिनेप्टिक क्लेफ्ट,
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रान सिनेप्स में इंक्लूडेड है।